जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं रोहित कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ, जिस इम्पोर्टेंट सेशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है उसको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक हम पढ़ने वाले हैं, यानी A से लेकर के Z तक की सारी बातें आज हम कवर कर जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र, तो यहाँ पर एक वर्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है सिस्टम। और मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो आप जिस भी सिस्टम को पढ़ रहे हो उसके अंदर जो जो बॉडी के ऑर्गेन्स अपना अपना काम करते हैं उन सभी को मिला करके बोला जाता है सिस्टम। जैसे यदि मैंने आप लोगों को बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मानव के डाइजेशन में मानव के जो जो ऑर्गेन्स रोल प्ले करते हैं उन सभी को मिला करके बनाया था हमने क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज मानव के श्वसन के लिए मानव के शरीर के जो जो अंग अपना रोल प्ले करेंगे उन सभी की आज हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उन सभी को मिला करके बोला जाएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। अब एक जनरली बात आती है यहाँ पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। जो जनरली यदि बच्चों से पूछा जाता है श्वसन किसे कहते हैं तो बच्चे यही सीधा जवाब देते हैं, सर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही श्वसन होता है। ये नहीं है बेटा, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। श्वसन करने के लिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये रेस्पिरेशन ही क्या होता है, श्वसन क्या होता है, ये सबसे पहले आज हम समझेंगे। फिर समझेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन का मतलब केवल और केवल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना नहीं होता। और आप केवल और केवल प्योर ऑक्सीजन को ले थोड़ी ना रहे हो, क्योंकि आप तो अपने आसपास के वायु को अंदर लेकर के जा रहे हो। तो चलिए श्वसन कैसे होता है और कहां से स्टार्ट होता है पूरा एक सिस्टम में बना देता हूं आप लोगों को। तो यदि मैं बात करूं तो आपके आसपास में एयर, आपके आसपास में वायु, और इस वायु को अपने नासा छिद्र के द्वारा, इस नाक के द्वारा, जिसे हम नॉस्ट्रिल या नासा गुहा भी बोल देते हैं, इसके माध्यम से आप उसे लेकर के चले गए हो अंदर। कहां लेके चले गए बेटा? अंदर। अंदर ले जाने के बाद इस एयर को आपके नाक से इस ट्रैकिया के माध्यम से लंग्स तक पहुंचा दिया गया, जिसे हम बोल देते हैं ट्रैकिया, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, या इसी को हम साधारण भाषा में बोलते हैं विंड पाइप श्वास नली। विंड पाइप श्वास नली, विंड पाइप, या इसी को हम बोल देते हैं बच्चों श्वास नली। और इस श्वास नली के बाद अब ये चला जाता है हमारे लंग्स के अंदर, यानी ये चला गया हमारे फेफड़ों में। और हमारे फेफड़ों में क्या मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारे फेफड़ों में आता है हार्ट से आने वाला कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। तो हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो हमारे लंग्स के अंदर ऊपर से जाने वाले प्योर ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और जो इम्प्योर ब्लड था उसे उसने प्योर ब्लड बना दिया, और उस प्योर ब्लड को फिर याद रखना उसे आगे हार्ट तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है, आगे हार्ट तक उसे सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये बात हम सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, किस चीज का सर्कुलेशन होता है, वो सारी बातें हम सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, एयर को आपने नाक के माध्यम से अंदर लिया, ट्रैकिया के माध्यम से आपने उसे लंग तक पहुंचा दिया। अब लंग तक आप लोगों ने क्या पहुंचाया बेटा? तो लंग तक हम लोगों ने सर ऑक्सीजन पहुंचाया है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? जो आपके लंग्स में मौजूद है ब्लड, जो लंग्स में मौजूद है ब्लड, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, यानी घुल जाती है। डिसॉल्व हो जाती है यानी घुल जाती है। तो याद रखना, ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में घुलना, ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में घुलना और हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन। तो ब्लड में ये घुल गया। अब हमारे ब्लड में क्या मौजूद था? तो हमारे ब्लड में मौजूद था ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12 और ये है O6। तो हमारे ब्लड में क्या मौजूद था मेरे प्यारे बच्चों? सर ग्लूकोज मौजूद था हमारे ब्लड में।
और इस ग्लूकोज को जब मिला ऑक्सीजन, इस ग्लूकोज को जब मिला ऑक्सीजन तो ये ग्लूकोज का कर दिया इसने ब्रेकडाउन, इसका विखंडन कर दिया, इसे तोड़ दिया। किस रूप में तोड़ेगा? ये CO2 और प्लस में ये H2O और प्लस में ये 38 ATP के फॉर्म में तोड़ेगा। और ये जो ATP है बेटा, ये एनर्जी है जो हमारे सेल्स तक पहुंचने वाली है, ये ऊर्जा है। तो कहने का मतलब ये है, आपने जब एयर को अंदर लिया तो उस एयर में जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स तक पहुंचा तो लंग्स में जाकर के याद रखना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने में इस ऑक्सीजन ने अपना रोल प्ले किया है। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया था तो एक गैस और बनी थी जिस गैस का नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता हमारे बॉडी को नहीं है, तो हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? श्वसन। फिर से एक बात बताना कि हमने एयर को, अपने आसपास की हवा को अपने इस नोस्ट्रिल, नाक के माध्यम से अंदर इनहेल किया और अंदर ले जाने के बाद अपनी श्वास नली यानी ट्रेकिया के माध्यम से उसे दोनों लंग्स में पहुंचा दिया। और इन दोनों लंग्स में अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि एल्वियोली बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की बेसिक यूनिट या रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो एल्वियोली कुपिकाएं होती है। बट ये कुपिकाएं क्या होती है, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ और बेसिक चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतनी बात आप लोग याद रखना। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं सीधी सी बात कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है एयर को इन करना और CO2 को आउट करना। बट एयर को इन करना और CO2 को आउट करने में काफी सारे बॉडी के सिस्टम अपना वर्क करते हैं और इस पूरे के पूरी सिस्टम को ही बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे कि ये रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये श्वसन कितने प्रकार के होते हैं सर, ये भी हमें बता दीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने टाइप के होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, श्वसन जो होता है ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को बोला जाता है एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे बोलते हैं वायवीय श्वसन या इसे ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन भी हम कहते हैं। तो एक है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। तो नाम में ही पता चल रहा है इसमें वायवीय ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। तो याद रखना सबसे पहला ये डिफरेंस होगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ये वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो दूसरा अवायवीय श्वसन है, ये अवायवीय श्वसन वायु के, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। दूसरी बात, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है
और एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है तो मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 प्लस में H2O और प्लस में 38 ATP ये हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। दूसरी बात यदि यहाँ बात करूं तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा उस रेस्पिरेशन में मेरे बच्चे ऑक्सीजन तो है ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है तो इसका कंप्लीटली याद रखना कंप्लीटली इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिसके कारण से इसमें ऊर्जा तो बनेगी बट बहुत ही कम बनेगी। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर C6H12O6 तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है तो अब यहां से एक बात याद रखना, इसमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और तीसरा प्रोडक्ट बन सकता है लैक्टिक एसिड। कैसा एसिड है? लैक्टिक एसिड। प्लस में इन तीनों के बनने के साथ साथ प्लस में यहां से बनेगा H2O और प्लस में इधर जो बनेगा मेरे बच्चे वो क्या बनेगा याद रख लेना। इसके बाद 2 मोल ATP बनता है। मतलब ATP यहाँ पूरी तरह से बनता नहीं है, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, इसीलिए ऐसा। अब बात यदि हम करें कि सर ये वायवीय या एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ उदाहरण भी तो बता दीजिए। बिल्कुल भाई। तो जो ह्यूमन बींग्स है मानव प्रजाति है वो इसी प्रकार का रेस्पिरेशन करती है। मानव प्रजाति, इस मानव के अलावा जितने जो एनिमल्स हैं, जितने जो जानवर हैं, ये सारे के सारे जानवर भी इसी प्रकार के रेस्पिरेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, रेप्टाइल्स का मतलब रेंगने वाले जीव, तो सरीसृप, तो ये भी सारे के सारे वायवीय या एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत आते हैं। इनमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको हमने कैसा नाम दे दिया है? एरोबिक रेस्पिरेशन। बट यहाँ जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों में रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें यदि मैं बात करूं तो बैक्टीरिया, जिसमें ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। या इसके यदि मैं बात करूं ईस्ट, खमीर, यदि बात करूं खमीर की बात करता हूं, किसकी मैं बात करता हूं? खमीर की। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, याद रख लेना, जिनके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता नहीं है सही तरीके से, ये याद रखना है आप लोगों को। तो ये एनारोबिक और ये एरोबिक। कई बार ऑप्शन में एग्जांपल में देंगे, बताओ इनमें से कौन सा जीव है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या कौन सा जीव है जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। एक और यदि दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं तो जो एनएरोबिक होता है ना, ये रियल में फर्मेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। किसको? फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम चीजों को सड़ाते और गलाते हैं, जिसे बोला जाता है किण्वन, जिसे बोलते हैं किण्वन। तो ये जो किण्वन है, ये एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है। क्वेश्चन एग्जांपल से दे देगा, बताओ किण्वन जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार के रेस्पिरेशन का उदाहरण है? तो याद रखना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली कि सर रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। अब हम मेनली बात करेंगे कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास में हैं, वो सभी यदि रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो बॉडी के किस भाग से सांस लेते हैं? बॉडी का रेस्पिरेशन का मेन अंग उनका क्या है?
जैसे मेरा रेस्पिरेशन का मेन अंग से मेरे लंग्स, मेरे ये दो फेफड़े, ठीक है। आपसे पूछेगा केचुआ अर्थवर्म बताओ शरीर के किस अंग से सांस लेता है। बोलेगा आप लोगों से बताओ मच्छर शरीर के किस अंग से सांस लेता है। वो बोल देगा आप लोगों से मछली शरीर के किस भाग से सांस लेती है। वो बोल देगा कीट मकोड़े, जो कीट मकोड़े होते हैं वो शरीर के किस अंग से श्वसन करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार पूछा था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा था। तिलचट्टा कॉकरोच, कॉकरोच शरीर के किस अंग से श्वसन करता है। तो ये श्वसन के किसके लिए कौन कौन से अंग होते हैं उसको चलिए थोड़ा समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं जहां से 101% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझने वाले हैं कि बॉडी के किस किस भाग का हम यूज करेंगे, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। चलिए भाई, तो सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके मैं यहाँ नोट करवा रहा हूं जिसे आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। इसको याद रखने की आवश्यकता है भाई, तुम लोगों को मैं नोट बना करके यहाँ लिखवा रहा हूं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो लंग्स यानी फेफड़े से कौन कौन से जीव सांस लेते हैं। तो फेफड़े से सांस लेने में सबसे पहले ह्यूमन यानी मानव आता है। मानव के अलावा जितने एनिमल्स हैं यानी जानवर आते हैं, और इन जानवरों के अलावा एक हमारे घर में छिपकली है, लिजार्ड छिपकली, ये भी आती है भाई। और यदि इस छिपकली के अलावा मैं बात करूं मेंढक, तो मेंढक भाई किससे सांस लेते हैं। तो जो फ्रॉग है मेंढक ये किससे सांस लेते हैं। तो मेंढक जो है ना वो एक प्रकार का एम्फीबियन या जिसे हम क्या कहते हैं, उभयचर जीव है, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो याद रखना, जब ये स्थल पर यानी अर्थ के सरफेस पर ये मौजूद होगा, पानी के बाहर मौजूद होगा, तब याद रख लेना ये किससे सांस लेगा, लंग से सांस लेगा, ठीक है। तब किससे सांस लेगा, ये लंग से सांस लेगा। लेकिन जब ये पानी के अंदर चले जाता है तो पानी के अंदर या जो टेडपोड्स आपने देखे होंगे, जो छोटे छोटे, जो हम कभी कभार आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में आपके घरों के आसपास में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उन पानी में छोटे छोटे आगे भागते हुए नजर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भाई ये छोटी सी मछली है। बट वो मछली नहीं होती, वो मेंढक के छोटे छोटे मेंढक होते हैं, जिन्हें हम साइंस की भाषा में टेडपोल का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, टेडपोल। और वो टेडपोल, वो याद रखना, वो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर जब भी मेंढक रहेगा तो वो अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेगा। किससे सांस लेगा, तो याद रखना अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेगा। तो दूसरी बात मैं करता हूं कि स्किन से, त्वचा से सांस लेने वाले कौन कौन से जीव आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अर्थवॉर्म, इसे बोलते हैं केचुआ, इसे बोला जाता है केचुआ, जो बरसात के दिनों में जमीन पर आपको मिलेगा रेंगता हुआ, या केचुए को बोला जाता है किसान का मित्र। केचुए, अर्थवॉर्म इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, क्योंकि याद रखना केचुआ जो है वो मिट्टी के अंदर मौजूद होकर के नाइट्रोजन गैस की मात्रा को बरकरार रखता है, और नाइट्रोजन किसी भी पौधों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होता है, इसीलिए इसे किसान का मित्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा याद रखना, मैंने आपको बोला जो मेंढक हैं या जो टेडपोल होते हैं, क्या होते हैं, टेडपोल, जिसे हम बोल देते हैं टेडपोल। तो ये जो टेडपोल हैं, जो मेंढक के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो याद रखना पानी के अंदर यदि हैं, कहाँ हैं, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ये, जल के अंदर ये अपने लंग से, फेफड़ों से सांस नहीं लेते, ये अपनी त्वचा से, स्किन से सांस लेते हैं। नंबर इसके बाद 3, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र।
स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, और ये रंध्र पाया कहाँ जाता है, तो ये रंध्र लीव्स में, ये रंध्र लीव्स में पत्तों में पाया जाता है। और पत्ते पेड़ के भाग होते हैं, तो जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, ये सारे के सारे पौधे स्टोमेटा के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन और आउट का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब पेड़ जनरली हम सभी लोगों को पता है कि मानव के रेस्पिरेटरी के अगेंस्ट में वर्क करता है। हम यदि एयर को इनहेल कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 को वो एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को वो रिलीज करते हैं, और उसी O2 का हम यूज करते हैं। तो भाई अब इसके बाद चौथी बात रह गई कि गिल से कौन सांस लेता है। गिल यानी गलफड़े जिसे बोल देते हैं, या इसे हम गिल भी बोल देते हैं। तो गिल से फिश सांस लेती है, मछली सांस लेती है। कौन, फिश या बोले तो मछली। नंबर 5 में ये मेन और इंपॉर्टेंट है, ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया या इसे हम श्वास नली भी बोलते हैं, श्वास नली। ट्रैकिया और श्वास नली के माध्यम से कौन सांस लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लेना आप सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ट्रैकिया के माध्यम से जो सांस लेते हैं वो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट का मतलब कीट, कीट या कीड़े मकोड़े। तो मक्खी मच्छर जो हम कहते हैं वो लगभग इसी से सांस लेते हैं, और इसी में आता है हमारे पास कॉकरोच, कॉकरोच जिसे हम कॉकरोच या तिल चट्टा भी कह देते हैं, तिल चट्टा भी हम कह देते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मेंढक कहाँ से सांस लेता है, तो बोलना सर मेंढक जो है वो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। जब वो जल में रहता है तब वो स्किन से सांस लेता है, और जब वो स्थल में रहता है तब वो अपनी लंग्स, अपनी फेफड़ों से सांस लेता है। आपसे पूछेगा छिपकली कहाँ से सांस लेती है, तो छिपकली हमारी तरह लंग से सांस लेती है, हमारी तरह वो अपने लंग से, फेफड़ों से सांस लेती है। आपसे पूछेगा मछली कहाँ से सांस लेती है, तो मछली अपनी गिल से सांस लेती है, मछली अपनी क्लोम जिसे हम गिल का नाम देते हैं। आपसे पूछेगा कि बताओ मच्छर कहां से सांस लेता है, तो मच्छर अपनी ट्रेकिया से सांस लेता है। आपसे पूछेगा तिलचट्टा कहां से सांस लेता है, तो तिलचट्टा अपनी ट्रेकिया से सांस लेता है। यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए कि पौधे शरीर के किस भाग से श्वसन करते हैं, तो पौधे शरीर के जिस भाग से श्वसन करते हैं उसका नाम है लीव्स, पत्ते। और पत्तों के अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन छोटे छोटे छिद्रों को बोला जाता है स्टोमेटा, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, स्टोमेटा। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे। अब हम इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को, कि रेस्पिरेशन में बॉडी के हमारे कौन कौन से अंग अपना रोल प्ले करते हैं। तो एक एक करके सभी बॉडी के सिस्टम को हम आसानी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो शरीर का हमारा अंग है उसका नाम है नोज। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नोज या नाक। इसको साधारण भाषा में हम नोज या नाक कहते हैं, बट इसे हम साइंस की भाषा में, वायु की भाषा में नॉस्ट्रिल का नाम देते हैं। नॉस्ट्रिल, जिसे हम हिंदी में नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा गुहा। नासा गुहा से होता क्या है, तो बोलना सर इस नासा गुहा का दो काम है। सबसे पहला काम है सर एयर को इनहेल करना, एयर को इनहेल करना यानी वायु को अपने अंदर लेना। ठीक है, और जो हमारे लंग्स के अंदर CO2 मौजूद है वो CO2 को एग्जिट करना, इस CO2 को बाहर निकालना। यानी एयर को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालने के लिए हम अपने इसे नाक का रोल प्ले करते हैं। अब याद रखना, इस नाक के अंदर एक होता है नोजल हेयर, नोजल हेयर, इसे हम नाक के बाल कहते हैं, नाक के बाल, या इसी को हमने सेल्स के चैप्टर में पढ़ा था, इसे सीलिया भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, सीलिया, और साधारण भाषा में नाक के बाल कहते हैं।
अच्छा, इस नाक के बाल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अंदर? यदि ये नाक के बाल ना हो तो क्या होगा? तो याद रखना, नाक के बाल बाहर से आने वाले जो डस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल को छानने का काम करता है, उसे अंदर लंग्स में जाने से रोकने का काम करता है। बहुत से लोग जो होते हैं जब अपनी सेविंग वगैरह करवाने के लिए जाते हैं तो अपने इस नाक के बाल को कटवा देते हैं। तो बेटा ये याद रखना, नाक के बाल को कभी मत कटवाना, वरना आपकी बॉडी में बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे। तो नाक के बाल जो हैं ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ये क्या करता है? एयर को फिल्टर करने का काम करता है, वायु को छानने का काम करता है। वायु के अंदर जो गंदगी है, वायु में जो डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल को ये छन्नी की तरह रोक के रख लेता है, आगे नहीं जाने देता। फिर उसी तरीके से इसी के अंदर, नाक के अंदर एक नोजल वाटर होता है। क्या होता है? नोजल वाटर। इसे बोलते हैं नाक का पानी। इसे नाक का पानी बोलेंगे, या इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं, याद रखना, म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस के नाम से भी बुलाया जाए, म्यूकस। अब ये म्यूकस होता क्या है? तो जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपकी नाक निकलती ना, नेट निकलती थी, उसी नेट को म्यूकस बोला जाता है। या आपने देखा होगा कि आप सर्दियों के दिनों में जब बाइक चला करके जाते हो या काफ़ी लंबे समय तक जाते हो और जब हवा के कांटेक्ट में रहते हो तो आपके नाक से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है। तो ये नाक का पानी जो है वो म्यूकस है। अब ये म्यूकस करता क्या है? तो याद रखना, जो भी आपके नाक के अंदर गया हुआ डस्ट पार्टिकल है, क्या है? डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल को ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। क्योंकि याद रखना, इस नाक के या इस म्यूकस की यदि हम बात करें तो इस म्यूकस के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। अब वो चिपचिपा पदार्थ उस गंदे पदार्थों को क्या करता है? अपने अंदर पकड़ के रख लेता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जब आप ज़्यादा इधर उधर सड़कों में भ्रमण करते हो, ज़्यादा घूमते हो, तो आपने देखा होगा जब आप नाक में ऐसे उंगली डालोगे तो नाक के अंदर से कुछ क्या रखेंगे? तो गंदा चीज़ निकलेगा। जो नाक के अंदर से कुछ गंदा चीज़ निकलेगा, उस गंदे चीज़ों को रोक के, उस पॉल्यूटेड मटेरियल को रोक के किसने रखा है? तो आपके नाक के बाल ने। और किसकी सहायता से रोक के रखा है? तो म्यूकस की सहायता से। किसकी सहायता से? म्यूकस की। तो म्यूकस क्या होता है? यहाँ आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाई दे, छोटा सा इमेज दिखाई दे रहा होगा। इस छोटे से इमेज में आप लोग देख लेना म्यूकस क्या है। म्यूकस का मतलब हमारे नाक से जो नेट बहता है ना, वही म्यूकस है भाई। ठीक है, वही म्यूकस है, उसी को हम म्यूकस बोल देते हैं। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट, जिसे हमने नोज यानी नाक का नाम दिया। अब चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा इसके बाद रहने वाला है फेरिंग्स। अगला इसके बाद रहने वाला है फेरिंग्स। अगला जो रहने वाला है उसका नाम है फेरिंग्स। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट यहाँ पर होने वाला है उसका नाम क्या है बच्चे? उसका नाम है फेरिंग्स। ठीक है, उसका नाम है फेरिंग्स। अब बात आती है, ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स को बोला क्या जाता है? तो फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी। इसे बोला जाता है ग्रसनी। अब ये होता क्या है? तो इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है ग्रसनी का। ग्रसनी एक भाग को बोला जाता है। क्या है इसका फंक्शन, क्या है? तो देखो भाई, ये मान लो कि आपकी कुछ नाक है इस तरीके से, चलिए ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने बोला नोज। ये क्या है? नोज। और ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ये है आपका माउथ। तो याद रखना, इस नोज से क्या आ रहा है? एयर आ रहा है। इस नोज से क्या आ रहा है? एयर। और यहां से आपने क्या कहा? खाना। तो वो भाग जहां पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोबारा सुन लो, ये नाक वाला भाग और ये मुंह वाला भाग, जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसी जगह को बोला जाता है फेरिंग्स, ग्रसनी। समझ गए? दोबारा चलो कि हमारे मुंह और नाक का वो भाग जहां पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जहां पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते हैं,
उस भाग को बोला जाता है ग्रसनी, उसी को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो पार्ट आता है ठीक इसी के नीचे जो होता है, ठीक यहाँ पर मिलेगा इसी के नीचे, क्योंकि यहाँ से याद रखना ये दो भागों में बट जाएगा। एक भाग हमारा इधर जो रह जाएगा, ये इधर वाला जो भाग है ये हमारा माउथ वाला ओपन होता है और इसके अंदर फूड जा रहा है। क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। तो यदि इसके अंदर फूड जा रहा है तो इसे बोला जाएगा फूड पाइप, और उसके अंदर एयर जा रहा है तो इसे पूछा जाएगा, इसे बोला जाएगा विंड पाइप, इसे बोला जाएगा विंड पाइप यानी श्वास नली, इसे बोलेंगे श्वास नली और इसे बोलेंगे खाद्य नली। ठीक है, एक को हमने बोला श्वास नली और एक को हमने बोला खाद्य नली। ठीक है, इसका मैं एक और जगह पर भी डायग्राम बना रहा हूं। अब इसी के पोर्शन पर यहाँ पर जो होता है ना, एक हमारा मेम्ब्रेन होता है या हम कह देते हैं एक मसल्स होती है, एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल मसल्स होती है जिसे नाम दिया गया है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इसे हिंदी में बोलते हैं घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन। अब ये क्या है घाटी का ढक्कन? भाई ये बड़े काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। क्या है? तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये घाटी का ढक्कन है क्या वास्तविक में। तो देखो इसी के पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ कि ये हमारा माउथ से आने वाला पाइप दो भागों में बट गया था। एक वाले भाग के अंदर आ रहा था भोजन, इसलिए हमने इसे बोला था फूड पाइप, इसलिए हमने इसे बोला था फूड पाइप, और दूसरे के अंदर आ रहा था एयर, इसलिए हमने इसको बोला था विंड पाइप, इसलिए हमने इसको बोला था विंड पाइप। लेकिन इसी के ऊपर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बनी होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जिसे हम बोलते हैं घाटी का ढक्कन। अब ये घाटी का ढक्कन करता क्या है? ये घाटी का ढक्कन करता क्या है? तो भाई ये बड़ी काम की चीज है, याद रखना। तो चलिए देखते हैं। आपने जो खाना खाया वो मुंह से लिया, और मुंह से आने वाला ये भोजन है, इसमें क्या आना है? आपका भोजन आना है। और ये भोजन की जो ओपनिंग होगी वो किसके अंदर होगी? स्टोमक में होगी, हमारे पेट में होगी। लेकिन इधर से जो आपका एयर आ रहा है, इस एयर की ओपनिंग जो होगी वो कहाँ पर होगी? ये होगी हमारे लंग्स में होगी। कहाँ पर होगी? हमारे फेफड़े में होगी। तो आपने जो भोजन खाया है उस भोजन को खाद्य नली में जाना है या उस भोजन को श्वास नली में जाना है, ये पूरा डिसाइड जो करेगा ये एपिग्लोटिस पर। अब यहाँ मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिसे ध्यान से रखना कि आपने कभी सुना होगा कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, या खाना खाते समय यदि बातें करोगे या हंसोगे तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, वरना आपकी मौत भी हो सकती है। कहोगे सर कैसे? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। मान लो कि मैंने खाना खाया। अब जैसे मैंने भोजन खाया तो भोजन ले गया और मैं वो उसको निगलने वाला हूँ। जैसे मैं निगलने वाला हूँ तो ब्रेन जो है इस एपिग्लोटिस तक एक सिग्नल पहुंचाती है और कहता है कि भाई फूड पाइप को ओपन कर दो और विंड पाइप को क्लोज कर दो, क्योंकि खाना आ रहा है और खाने को कहाँ जाना है? खाने को फूड पाइप के अंदर जाना है। तो उस समय ये मेम्ब्रेन जो होगी वो किस तरफ झुक जाएगी? ये विंड पाइप की तरफ झुक जाएगी और आपका भोजन चला गया अंदर, आपका भोजन चला गया आपके स्टोमक में। ठीक उसी तरीके से आपने सांस लिया तो अब ये ब्रेन आपको कहेगा भैया हवा आ रहा है, जल्दी से रास्ता दो। तो जैसे ये रास्ता देगा तो अब ये चला जाएगा किस तरफ? फूड पाइप की तरफ, और विंड पाइप को ओपन कर देगा और उसके अंदर से एयर चली जाएगी। लेकिन होता क्या है समझना। अभी मान लो कि आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते किसी के यादों में खोए हुए, खाना आप खा रहे हो और किसी के सपनों में खोए हुए आप अपने गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो। ठीक है कि भैया आपकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी इस समय, आप कुछ यादाश्त, कुछ चीजें, घटनाएं आपके साथ उनकी घटी होगी तो आप उस चीज को सोच रहे होगे। अब आप खाना भी खा रहे हो और आप सोच भी रहे हो, तो आपने अपने ब्रेन से दो काम ले रहे हो। तो आपका दिमाग अभी कहीं और व्यस्त है, आपका दिमाग उस याददाश्त को इकट्ठा करने में व्यस्त है जिसे आप सोच रहे हो। लेकिन आपने अचानक से खाना खाया और उस खाने को अब हम निगलने वाले हो। तो जैसे आप खाने को निगलने वाले होंगे तो अब आपका ब्रेन जो है वो धोखा खा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा।
क्योंकि अभी ब्रेन को आपने कहीं और व्यस्त कर दिया है, सोचने में व्यस्त कर दिया है। तो अब ये ब्रेन कहेगा भैया मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ऊपर से इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है एपिग्लोटिस के पास। तो आपने खाना खाया और एपिग्लोटिस जो है वो फूड पाइप की तरफ रह गया, ये विंड पाइप की तरफ नहीं रहा, विंड पाइप को कवर नहीं किया। तो आपका भोजन जाना चाहिए था फूड पाइप में और चला जाएगा विंड पाइप में। अब जैसे विंड पाइप में जाएगा तो नीचे से एयर की बहुत सारी मात्रा होगी, हवा का नीचे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, ऊपर कंसंट्रेशन बहुत कम। क्या अरे भाई ये तो हमारा दुश्मन आ रहा है, और जैसे वो दुश्मन आ रहा है तो झटाक से ऊपर की ओर उसे धक्का लगाएंगे और बाहर की ओर फेंक देंगे, और वो जो चावल आपकी विंड पाइप में जा रहा होगा वो जब बाहर आएगा तो आपके नाक आपके मुंह से बाहर आएगा एकदम, और सामने वाले को बर्बाद कर दोगे आप। ठीक है, तो ये नाक और मुंह से दोनों से बाहर आ जाएगा। अब याद रखना यहाँ एक छोटी सी बात, यदि आप खाना खा रहे होते और भोजन को कोई बड़ा सा टुकड़ा चला गया आपके विंड पाइप के अंदर, और यदि वो फंस गया, यदि वो बाहर नहीं आया, वो फंस गया, तो अब आपको पता है कि आपके एयर के रास्ते को ब्लॉक कर देगी और वो एयर आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। और यदि ऑक्सीजन आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगा तो वहां पर जो ब्लड आया है, जो ब्लड आया प्लूमोनरी आर्टरीज से, जो ब्लड आया है इम्प्योर ब्लड, उस ब्लड को याद रखना प्लूमोनरी वेन्स लेकर के जाएगा, कहां तक? हार्ट्स तक लेकर के जाएगा। लेकिन उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, बट ऑक्सीजन तो अंदर जा नहीं रहा है। तो अब वो कैसा होगा, वो उसी को जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसी इम्प्योर ब्लड को ले जाकर के हार्ट को दे देगा, और आपके हार्ट के अंदर जो पहुंचने वाले ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो आपके हार्ट के सेल्स काम करना बंद कर देंगे और अचानक से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय कभी बातें नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय किसी को याद नहीं करना चाहिए। एक और छोटी सी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि खाना खाते समय खांसी और छींक आ जाए तो इसका मतलब भाई आपको कोई याद कर रहा है। अरे गलत भाई, आपको कोई याद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे थे, इसलिए ये खांसी आई है और इसलिए एकदम से छींक आया है। तो आपके याद करने से आया है, ना कि किसी के याद करने से आया है। वो आपको याद करेंगे तो उनको खांसी आएगी, आपको नहीं आएगी। तो ये बात याद रख लेना। तो ये काम है हमारा एपिग्लोटिस का। अब इस एपिग्लोटिस के माध्यम से ये जो आपको नजर आ रहा है ना विंड पाइप, इसी विंड पाइप को बोला जाता है ट्रेकिया। इसी को बोलते हैं ट्रेकिया, या इसी को बोला जाता है श्वास नली। क्या बोलते हैं इसे बच्चे? श्वास नली। अब इसी श्वास नली के रास्ते में यहाँ पर एक टर्म्स प्रोड्यूस होगा जिसे हम नाम देने वाले हैं लैरिंग्स, जिसे नाम देने वाले हैं लैरिंग्स। अभी पढ़ा था फेरिंग्स, अब हम बात करने वाले हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स लैरिंग्स, इस लैरिंग्स को हम कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ठीक है, तो वैसे लैरिंग्स का मतलब जो होता है प्योर हिंदी में हम इसे बोल देते हैं, या इसे लैरिंग्स के नाम से ही लिखा मिलेगा आपको। लैरिंग्स होता क्या है तो चलिए देखते हैं। ये हमारी विंड पाइप, ये क्या है हमारी बच्चे? विंड पाइप। और ये है हमारे विंड पाइप, या जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया, जिसे हमने क्या नाम दिया है? इसे हमने नाम दिया है ट्रेकिया। या इसे विंड पाइप कहते हैं। अब इस विंड पाइप के माध्यम से ऊपर से क्या आ रही? एयर। यहां पर याद रखना इसी को बोला जाता है लैरिंग्स, इसी को बोलते हैं लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र, या इसी को बोला जाता है वोकल कोड, स्वर रज्जू।
अब इसके अंदर जब जाती है एयर, तो एयर के जाने से यहाँ वाइब्रेशन, कंपन पैदा होता है, और इस कंपन के पैदा होने से यहाँ एक साउंड जनरेट होती है, एक ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो बीच में पाया है इसी को हम बोल देते हैं लैरिंग्स, इस भाग को बोलते हैं लैरिंग्स, या इसी को बोला जाता है श्वास नली, इसी को बोल देते हैं लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स, इसी को वोकल कॉर्ड, और इस वोकल कॉर्ड में कुछ मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्लियां होती है। इसके अंदर जब एयर जाता है तो एयर जाने से ये वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, और कंपन होने से आवाजें पैदा होती है, और वो आवाज साउंड हमारे मुंह से बाहर की ओर निकलता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, इसके पॉइंट पर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है जिसको बोला जाता है ग्लोटिस। इसे हमने क्या बोला, ग्लोटिस। इस ग्लोटिस का काम क्या, याद रखना, ग्लोटिस का काम है कि किस एयर को अंदर भेजना और किस एयर को बाहर भेजना। जैसे मान लो बाहर से एयर आई और एयर इस लैरिंग्स के पास गई, और लैरिंग्स ने उस एयर से कुछ साउंड प्रोड्यूस की, कुछ ध्वनि बनाई, तो उस ध्वनि को ये बाहर की ओर ट्रांसफर कर देगा, बाकी जो एयर है उस एयर को आपके लंग्स में अंदर भेज देगा। तो इस ग्लोटिस का काम है कि किस वायु को अंदर भेजना है और किस वायु को बाहर भेजना है, ये ग्लोटिस का काम दिया गया है। तो इतनी बात आप लोगों को याद रख लेना है। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं जिसे ध्यान से सुनना, कि इस वोकल कॉर्ड या इस लैरिंग्स के चारों तरफ एक मस्क्यूलर, ठीक है, एक यहां पर मसल्स की पेशियां होती है। किसकी, मसल्स, ये पेशियां होती है, मसल्स होती है, याद रखना। और इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। इसे हिंदी में भी एडम्स एप्पल ही बोलते हैं। एडम्स एप्पल, ठीक है। ये कार्टिलेज की बनी होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट मसल्स होती है। जैसे ये आपका कान है, ये कान किसका बना है, कार्टिलेज का बना है। ये जो नोज की टिप है ये किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी है। तो यहाँ बोन्स नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, एक मजबूतीपन होता है, तो एक कार्टिलेज बनी होती है। अब देखो भाई, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कहते हैं कि इसका कंठ फूट गया, इसका मतलब ये भाई जवान हो गया है। तो याद रखना, आपके घरों में आपके पापा, आपके भाई या आपके दादाजी होंगे, तो यहाँ से एक हड्डी निकली होगी, बोन निकली होगी बाहर की ओर, इसी को बोला जाता है एडम्स एप्पल। और सबसे बड़ी बात याद रखना, इट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल, केवल पुरुषों में पाया जाता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है। केवल कहां पाया जाता है मेरे बच्चे, केवल पुरुषों में पाया जाता है। केवल कहां पाया जाता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है, याद रखना। कई बार पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से बताओ कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। तो ये जो आपको यहाँ बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, जिसे कहते हैं कंठ फूट गया इसका, ठीक है, ये जवान हो गया है। तो ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये बोन्स, ये केवल और केवल एडम्स एप्पल होता है। और यही मानव के अंदर, यही पुरुष के अंदर होने पर पुरुष की आवाज को लाउड बनाता है। पुरुष की आवाज को लाउड, उसको भारीपन देने में एडम्स एप्पल का ही योगदान है। तो ये बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लैरिंग्स। इससे पहले हमने पढ़ा था फेरिंग्स, उससे पहले एपिग्लोटिस, और सबसे पहले हमने नोज। अब इसके बाद एयर यहां से पहुंच गई कहां मेरे बेटे, अब ये एयर पहुंच गई लंग्स में। अब ये हवा फेफड़े में पहुंच जाएगी, और अब हमें फेफड़े के अंदर मेन पार्ट देखना है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन का मेन पार्ट ये नाक, ये ट्रैकिया, ये सब नहीं है। रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गेन्स
हमारा लंग्स है। क्योंकि यदि आपसे पूछा किसी ने, बताओ इंसान मानव सांस कहाँ से लेते हैं, तो हम तो कहते हैं हम नाक से सांस लेते हैं, बट गलत जवाब है। हम नाक से सांस नहीं ले रहे हैं। सांस लेने में जो आपकी मदद कर रही है वो आपकी लंग्स है, वो आपके फेफड़े हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन्स क्या है, हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े। तो चलिए अब फेफड़े के बारे में देखते हैं कुछ जानकारी एक डायग्राम बना करके। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं इस लंग्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। लंग्स का यहाँ बेसिकली एक डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी वायु नलिका है जिसे हमने ट्रेकिया का नाम दिया है। ये लैरिंग्स है, ऊपर एपिग्लोटिस है। अब याद रखना, यहां से ये आया और ये दो भागों में बट गया, एक हमारे पास लेफ्ट और एक हमारे पास राइट। ये हमारे पास राइट लंग है और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। तो ये राइट में लिख दे रहा हूं, इसको बोला जाता है राइट लंग, दायां फेफड़ा, और ये है लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा। अब एक बात याद रखना, मानव के शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक दायां और एक बायां। लेकिन दोनों फेफड़ों का साइज एक बराबर नहीं होता। एक फेफड़े का साइज बड़ा, दूसरे फेफड़े का साइज छोटा। अब देखो, जिस तरफ आपके पॉकेट होती है, ये जो आपका इस हाथ का ये जो राइट है, वैसे रियल में ये हमारा राइट है और ये हमारा क्या लेफ्ट है। तो इस तरफ देखो भाई, ध्यान से यदि आप यहां पर देखोगे तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी इसके अंदर। आप कहोगे सर वो छोटी सी बात क्या समझ में आ रही है, तो कि जो लेफ्ट की तरफ हमारा ये राइट है, ये जो हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, मतलब जो आपका सीधा हाथ है वो राइट वाला पार्ट है और जो उल्टा हाथ है ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये कौन सा, राइट पार्ट है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में इसी के नीचे होता है हार्ट। यहाँ पर हमारा क्या होता है, हार्ट, इसलिए इसको बोला जाता है कार्डिक नोच। और जो कार्डिक नोच होता है, ये कार्डिक जो नोच होता है बेटा, वो याद रख लेना आप सभी लोग, इस कार्डिक जो कार्डिक नोच है जिसे हृदय गुहा कहते हैं, वो इसी के यहां से सटा हुआ होता है। तो यहां पर आपको आकार खाली दिखाई दे देगा, इस जगह पर क्या बना होता है, हिट हार्ट लगा होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो गया है। ट्रेकिया जहां से दो भागों में डिवाइड हुआ है, तो इस भाग को और इस भाग को बोला जाता है ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं इसे, ब्रोनकाई। जिस पार्ट से ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों लंग्स में जाती है, उस दोनों लंग्स तक पहुंचाने वाले नलिकाओं को बोला जाता है क्या, ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई। और इस ब्रोनकाई से फिर कई सारे डिवीजन होते हैं जिसको बोला जाता है ब्रोनक्यूल्स। तो ये भी ब्रोनक्यूल्स है, ये भी ब्रोनक्यूल्स है, ये भी ब्रोनक्यूल्स है, ये भी ब्रोनक्यूल्स है, ये सारे ब्रोनक्यूल्स हैं। और उसके बाद फाइनली ये जो आपको यहाँ बलून सा, गुब्बारे सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है एल्वियोली, इसी को बोलते हैं कूपिकाएं। तो दोबारा सुन लो, हमारा ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स का वजन बराबर नहीं होता। लेफ्ट लंग्स के नीचे लंग्स से जुड़ी होती है हार्ट, इसलिए इसका आकार थोड़ा सा होता है छोटा, तो वजन में भी इसका साइज होगा थोड़ा सा कम। दूसरी बात, हमारे इस लंग्स में जो ट्रेकिया जो लंग्स में ओपन होती है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोल देते हैं ब्रोनकाई। और इस ब्रोनकाई का जो प्राइमरी डिवीजन होता है उसी को बोला जाता है ब्रोनक्यूल्स। और इस ब्रोनक्यूल से निकलती है एल्वियोली, इसी से निकलती है कूपिकाएं। तो अब हम इसे लंग्स के बारे में कुछ चीजों को याद रखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज लंग्स, लंग्स क्या है, तो लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मुख्य श्वसन अंग। दूसरा, यदि बात किया जाए कि सर लंग्स का कलर क्या होता है, बताओ जल्दी से,
कमेंट करके बताओ लंग्स का रंग कैसा होता है। तो फेफड़े का रंग जो होता है वो गुलाबी कलर का होता है। कैसा? गुलाबी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी ये दिल हो गया। ये गुलाबी है। नंबर इसके बाद 3। यदि मैं बात करूं इसके वेट की, इसके वजन की, इसके भार की, तो आप बोलना सर ये 2 भागों में बटा है, एक लेफ्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, एक है हमारे पास लेफ्ट लंग और दूसरा है हमारे पास राइट लंग। लेफ्ट लंग का वजन 680 ग्राम और इसका वजन 700 ग्राम, यानी दोनों के बीच में 20 ग्राम का अंतर है। दोनों के बीच में 20 ग्राम का अंतर है। तो लेफ्ट लंग छोटा है, क्यों? कार्डिक नोज के कारण, हृदय के होने के कारण। राइट लंग्स पूरा है फुल, तो इसका वजन थोड़ा सा 20 ग्राम उससे ज्यादा है। ठीक है भाई, तो इतनी बात आप लोगों को याद रख लेना है। इससे रिलेटेड नंबर यदि और बात हम करें तो इसके मेम्ब्रेन का नाम, तो याद रखना इस लंग्स को बाहर से एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ लंग्स मेम्ब्रेन, फेफड़ों को सुरक्षित रखने वाले झिल्ली का नाम क्या है? प्लूरा। मेम्ब्रेन, झिल्ली, और झिल्ली का काम होता है इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करना, उसका नाम है प्लूरा। क्या नाम है? प्लूरा। इसका नाम है प्लूरा, प्लूरा, प्लूरा। तो याद रखना। अब देखो भाई सिंपल सी बात, एयर हमारी आ चुकी है लंग्स में। लंग्स में आया है किसके माध्यम से? तो बोलना सर ब्रोंकाई के माध्यम से। इस ब्रोंकाई से फिर कहां पहुंचता है? सर ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचता है। और ये ब्रोंक्यूल से कहां पहुंचता है? तो ये जो आपको ग्रेप्स लाइक यानी अंगूर के गुच्छों के आकार का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है एल्वियोली, इसी को बोलते हैं कूपिकाएं। और ऑक्सीजन वायु इसी कूपिकाओं में होता है, इसी कूपिकाओं में भरा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हो जाता है कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो जाता है तो उसकी ये कूपिकाएं जो होती है, एल्वियोली होती है, वो पूरी की पूरी कोरोना से भर जाती है। अब बताओ यदि ये पूरी की पूरी कोरोना से भर गई तो ऊपर से आने वाली हवा को क्या आप स्टोर कर पाओगे, या उस हवा को क्या आप प्यूरिफाई, या उस एयर को, ऑक्सीजन को क्या ब्लड तक पहुंचा पाओगे? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाओगे, जिसके कारण आपके ब्लड के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लेना है, लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से संबंधित। अब चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसी लंग्स के या रेस्पिरेटर के वो मेन ऑर्गेन्स के जो हमारे शरीर तक इम्प्योर ब्लड को प्योर करके पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब हमारा है यहां पर प्लूरा। ठीक है, सॉरी, अब यहां बात करने वाले हैं एल्वियोली की। दिस इज द यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स। यदि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स का मेन कोई फंक्शन करने वाला पार्ट है तो वो है एल्वियोली। तो अब हम बात करने वाले हैं एल्वियोली की। ठीक है,